वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। आप लोगों का अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। हम 11th का तीसरा चैप्टर, तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके पहले हमने अकाउंट का बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाया था और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए, सबके लिए नया है। अब हम अकाउंटिंग का तीसरा चैप्टर जो 11th में है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, एजम्पशंस या कन्वेंशंस, इसको 1, 2, 3, 4 बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल को हम कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, एजम्पशन भी कह सकते हैं, कन्वेंशन भी कह सकते हैं, किसी नाम से पुकार सकते हैं। लेखांकन सिद्धांत, तो सरल भाषा में, इजी वे में, लेखांकन करने के लिए जो भी नियम, निर्देश, कायदा, कानून हैं, वो क्या है? लेखांकन सिद्धांत है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही है। अकाउंटिंग का जो भी रूल, रेगुलेशन, एक्ट के बारे में जो भी बताया गया है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बताया गया है। इसका डेफिनेशन है बेटा, सिंपल चीज है, दिया है। द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग आर कॉमनली रेफर्ड टू एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब लेखांकन के नियमों एवं प्रथाओं को ही सामान्यतः लेखांकन का सिद्धांत कहा जाता है। जो भी नियम बनाए जाते हैं लेखांकन करने के लिए, अकाउंट्स करने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? लेखांकन सिद्धांत। और आगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रियली स्पीकिंग आर द रूल्स विच आर बेस्ड ऑन द कस्टम्स, यूजेज, एक्सपीरियंस, traditions due to the necessity and all accounting practices are based on them। मतलब वर्षों के अनुभव, प्रयोग एवं आवश्यकता के आधार पर लेखांकन पेशे ने कुछ निर्देश एवं नियम को विकसित किया है, जिसका उपयोग व्यावसायिक लेन देनों को लेखाबद्ध करने और लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे के रूप में उनके प्रस्तुतिकरण में मानक रूप में किया जाता है। इन्हीं नियम एवं निर्देशों को लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। कुछ लेखांकन पेशा, इस शब्द में है क्या? कुछ लेखांकन पेशे ने कुछ निर्देश और नियम बनाए हैं। किस लिए? अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग किस लिए है? प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए, बैलेंस शीट दिखाने के लिए। यानी जितने सारे नियम होते हैं, एंट्री करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, सब किसके अंतर्गत है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ जो मेन है उसको बता रहे हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कितने होते हैं, उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या होते हैं, उस कॉन्सेप्ट में कौन से निर्देश और नियम दिए गए हैं। ये आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिया गया है और 13 के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। और आप इसको इजी वे में समझिएगा, हम भी इजी वे में समझाने जा रहे हैं और इससे आप लाभ लीजिएगा। इसको माइंड में रखिएगा। 13 कंसेप्ट को हम समझाने जा रहे हैं। पहला क्या है? इसमें 13 कंसेप्ट में अलग अलग नियम कानून है। उसी नियम कानून के अनुसार अकाउंटिंग बनाना है, अकाउंट्स बनाना है। पहला है
बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट, व्यवसाय की इकाई का अवधारणा। व्हाट इज बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट? व्यवसाय को पूर्ण इकाई, एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। इसका मतलब इजी वे में समझिए, हम अजय 10,000 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम उस बिजनेस के क्रेडिटर हो गए, लेनदार हो गए। हमारे उसके बीच में कोई अस्तित्व नहीं है। बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है, पूर्ण इकाई होता है। ठीक है, बिजनेस का इकाई पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है। मालिक से उसका कोई बराबरी नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। हम अलग, वो अलग। इसीलिए कहा गया है बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट, यानी व्यवसाय का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, पूर्ण स्वतंत्र, अलग है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम उस बिजनेस में लेनदार हो गए, क्रेडिटर हो गए। अकाउंट्स बनाते किसका हो? बिजनेस का। किसका बनाते हो? बिजनेस का। तो बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट में यही है। दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट में है बिजनेस, व्यवसाय चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब बिजनेस का मालिक दिवालिया ना हो जाए या कोई कारण ना हो जाए, कोई विशेष कारण ना हो जाए व्यवसाय को भंग करने के लिए, तब तक व्यवसाय चलता रहेगा। इसी को बोला जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में 3 पॉइंट और है जिसको ध्यान देना है। ए, फिक्स्ड असेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन नॉट एट मार्केट प्राइस। फिक्स्ड असेट्स, बिल्डिंग को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड असेट्स, लैंड, प्लांट, फर्नीचर। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो भी फिक्स्ड असेट्स है उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाता है, लागत मूल्य पर, जिसमें से डिप्रिसिएशन घटा दिया जाता है। लागत मूल्य पर दिखाया जाता है, मार्केट प्राइस पर नहीं दिखाया जाता है। और लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस क्या है समझिए। हमने इस बिल्डिंग को 1 लाख रुपया में खरीदा और हो सकता है कि जब इस बिल्डिंग को हम बेचना हो तो उसका मार्केट प्राइस 90,000 रुपया हो। तो जिस मूल्य पर संपत्ति को खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पर संपत्ति को बेचा जा सकता है उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी संपत्ति को कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाता है, डिप्रिसिएशन को घटाकर। दूसरा है बी, स्टॉक। स्टॉक मतलब जो माल का स्टॉक है। स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। यानी स्टॉक जो है उसका जो वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट या मार्केट प्राइस, जो दोनों में कम हो। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है। और इसी पॉइंट में तीसरा क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीपेड एक्सपेंस जो पहले दे दिया गया है, जो पहले दे दिया है। आपको 10,000 रुपया देना है, आप सैलरी है, आप वेतन लेते हो 10,000, आपको 12,000 वेतन दे दिया गया है, 2,000 अधिक दे दिया गया। तो जो एक्सपेंस पहले ही दे दिया जाता है उसे प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस कहा जाता है। उस प्रीपेड एक्सपेंस को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। ये 3 पॉइंट भी आपको माइंड रखना है। किस में आता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में। अब तीसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसको तो हमने पिछले भी चैप्टर में बताया है कि जब तक कोई भी लेन देन मुद्रा में ना हो,
कोई भी ट्रांजैक्शन मनी में ना हो तब तक उसकी एंट्री अकाउंट्स में नहीं की जाती है। उसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चौथा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधि। इस कॉन्सेप्ट में 3 अवधि को बताया गया है। पहला, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय जो स्टार्ट करता है, जो अपना बुक्स रखता है, वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रख सकता है। जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड होता है, उस वर्ष में भी किताब रख सकता है। उसको हम कैलेंडर ईयर भी कर सकते हैं। दूसरा, कोई व्यक्ति इस साल 1 अप्रैल को जो स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक भी अकाउंट से बुक रख सकता है। उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो अवधि या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर पहला, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दूसरा, और तीसरा कोई भी अवधि हो, कोई भी अवधि 12 माह का होना चाहिए। कोई भी अवधि, आज से लेकर आज बिजनेस स्टार्ट कर तो कोई भी अवधि 12 महीने का होना चाहिए। तो ये है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पांचवा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में है कि संपत्ति को लागत मूल्य पर दिखाओ, मार्केट प्राइस पर मत दिखाओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट लागत प्राइस पर दिखाओ, यह है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 6 है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। इस कॉन्सेप्ट में है कि जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, एक को डेबिट करना है और दूसरे को क्रेडिट करना है, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल एस्पेक्ट में यही है कि सभी लेन देन को, सभी ट्रांजैक्शन को, एक को डेबिट करो और दूसरे को क्रेडिट करो। यह क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। 7वां है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आय और व्यय का मिलान करो, इनकम और एक्सपेंस का मिलान करो। इनकम अधिक, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट, एक्सपेंस अधिक, इनकम कम तो क्या आएगा? लॉस। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उपार्जन अवधारणा। देखिए, आगे पढ़ना है आप लोगों को। जो अकाउंट का बेस होता है, बेसिस होता है, मेथड होता है, 2 होता है, एक कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। मान लीजिए कि हम इस बिल्डिंग में बिजनेस करते हैं, बिल्डिंग को किराए पर लिया है, ध्यान दीजिएगा आप, और 1 साल का किराया है 10,000 रुपया। 1 साल का किराया है 10,000, और हमने जिससे किराया लिया है उसको अगर हमने 8,000 किराया दिया है, 2,000 बाकी है, अभी 2,000 हमने नहीं दिया, तो अगर हम कैश बेसिस पर अकाउंटिंग रखते हैं तो 8,000 का एंट्री करेंगे। कितने का करेंगे? 8,000। और एक्रूअल बेसिस पर करेंगे तो कितने का करेंगे? 10,000। कितना? 10,000। तो कैश बेसिस सिस्टम है कि जो भी कैश पेमेंट हो जाए या कैश रिसीव हो जाए उसी का एंट्री करो। और एक्रूअल बेसिस में पूरे 1 साल का एंट्री करो, या दिया गया हो या न दिया गया हो, इससे मतलब नहीं है। दोनों मेथड में कौन सा अच्छा मेथड है? एक्रूअल बेसिस। इससे सही और ट्रू पिक्चर आता है व्यवसाय का एक्रूअल बेसिस से। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, यानी इसको एक्रूअल बेसिस पर रखो अकाउंटिंग। जो उपार्जित हो गया है, जो प्राप्त होने वाला हो, उसको पूरे 1 साल के एंट्री करो, ना कि जो पेमेंट कर दिया गया और जो रिसीव कर दिया गया। अगला पॉइंट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट बताता है कि जब भी अकाउंटिंग करो तो कोई भी शब्द छोड़ो मत, कोई भी एंट्री छोड़ो मत, सही एंट्री करो, सारा का सारा एंट्री करो। कोई भी पॉइंट छोटा से छोटा हो और या बड़ा से बड़ा हो, कोई भी ट्रांजैक्शन का एंट्री छोड़ो मत, पूरा का पूरा एंट्री करो। उससे बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अगला 10, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक रूपता। कोई भी बिजनेसमैन हर साल एक ही नियम और निर्देश को पालना होगा। ये नहीं कि इस साल कैश बेसिस रखता है तो अगले साल एक्रूअल बेसिस रखता है, नहीं।
हर साल अगर कैश बेसिस पर अकाउंटिंग रख रहा है तो अगले साल भी कैश बेसिस पर अकाउंटिंग रखेगा। अगर एक्रूअल बेसिस रखेगा तो अगले साल भी एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग रखेगा। हर साल चेंज नहीं करेगा, नियम और निर्देश को चेंज नहीं करेगा। जो नियम आज लागू होता है वो कल भी लागू होगा, परसों भी लागू होगा, जब कोई विशेष घटना ना हो जाए। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। 11 कॉन्जर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादिता की अवधारणा। इस अवधारणा में है कि लाभ की आशा ना करें। बिजनेस खोलो, ठीक है, बिजनेस खोलो, लाभ होगा, लेकिन लाभ की आशा ना करें और सभी संभावित हानियों की व्यवस्था करें। इसका मतलब अगर व्यवसाय खोलो तो लाभ का आशा मत करो, लेकिन जो भी अगर अदृश्य हानि हो, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड लॉस हो, उसकी व्यवस्था करो, उसके लिए तैयार रहो, तब तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। 12 मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, सारता की अवधारणा। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी अकाउंट सत्य दिखाओ, ट्रूथ दिखाओ, गलत मत दिखाओ। गलत के लिए जगह नहीं है। कोई भी एंट्री, सब आइटम का एंट्री करो, कोई भी गलत अवधारणा पेश मत करो। इसे बोलते हैं सारता की अवधारणा। और लास्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा ये बताता है कि आय, इनकम तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक लेन देन न हो गया हो। मान लीजिए हम व्यवसायी हैं, आपने हमको 10,000 माल का आदेश दिया, तब तक ये आय नहीं मानी जाएगी, तब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। हाँ, हमने आपको माल दे दिया और आपने हमको पैसा दे दिया, तब ये आय मानी जाएगी। यही बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में। इस प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पूरे लाइफ को चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छी वे में समझिएगा, बार बार समझिए, जो भी डाउट हो वो क्लियर कीजिए। आगे हम अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।